एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हां, और मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जुड़ना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10 की सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर, जिसका आज अपन करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये चैप्टर बहुत अच्छे से 3-4 पार्ट्स में आपको पढ़ा दिया गया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा कुछ अवेलेबल है। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, वहां पे आपको सारी चीजें इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आज हम करने वाले इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इस चैप्टर के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमें इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का टाइटल है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, तो लैंगिक मसले और राजनीति पहला अपना आज का टॉपिक होगा। कौन सा होगा? लैंगिक मसले और राजनीति। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे निजी और सार्वजनिक का विभाजन, उसके बाद महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं का राजनीति में किस तरीके से प्रतिनिधित्व है। उसके बाद जानेंगे धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। पहली बात अपन पढ़ रहे हैं लैंगिक मसले के बारे में, जिसमें लैंगिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के बीच किस तरीके का भेदभाव हमें नजर आता है, और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी होती है, महिलाएं पुरुषों से कितना प्रतिशत पीछे अपन को नजर आती हैं, नारीवाद क्या होता है, नारीवाद आंदोलन कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरी बात जो अपनी आती है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सांप्रदायिकता क्या होती है और धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, धर्म के आधार पर किस तरीके के भेदभाव उत्पन्न होते हैं और उनको भारत के संविधान के द्वारा यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन के द्वारा किस तरीके से उन विवादों को निपटाया जा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे जाति और राजनीति। एक टॉपिक हो गया अपना लैंगिक मसले, धार्मिक मसले। अब तीसरा जो आता है जाति और राजनीति, जातिगत मसले। तो जातिगत असमानताएं किस तरीके से हमें प्राचीन समय से लेकर अब तक देखने को मिलती हैं, इस बारे में जानेंगे। और राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है और जाति के अंदर राजनीति क्या होती है, राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है और जाति के अंदर राजनीति क्या होती है, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को भी अपन समझेंगे। तो ये बात हो रही है अपने आज के परिचय की। और अब शुरू करते हैं अपन क्या, इस चैप्टर के कंप्लीट रिवीजन को, यानी कि फटाफट से इस टॉपिक के, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं अपन उनको एक बार में रिवाइज करने वाले हैं। सिर्फ वन शॉट में पूरा चैप्टर अपन रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक अपना क्या था इस चैप्टर का? लैंगिक मसले और राजनीति। अब हम जानेंगे इसके अंतर्गत श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन किस तरीके से श्रम यानी कि काम का स्त्री और पुरुष के बीच जो है विभाजन किया गया है। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या कहलाता है? लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर काम का बंटवारा, पुरुष और स्त्री के बीच में काम का बंटवारा। जैसे घर के अंदर के अधिकतर काम औरतें करती हैं, ठीक है, और पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। घर के अंदर के अधिकतर काम किसके द्वारा किए जाते हैं? औरतों के द्वारा किए जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं। एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, क्या बात कही गई है? एक ओर जहां सार्वजनिक जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर की चार दीवारी में समेट कर रखा जाता है। क्या बात कही गई है कि जैसे घर के अंदर के अधिकतर काम औरतें करती हैं, पुरुषों द्वारा बाहर के कामकाज किए जाते हैं, और एक और जहां सार्वजनिक जीवन पर यानी कि बाहर के पूरे जीवन पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, वहीं दूसरी
वहीं दूसरी ओर महिलाओं के लिए भेदभाव कहाँ नजर आता है कि सार्वजनिक जीवन पर महिलाओं का अधिकार नहीं होता है। महिलाओं को घर की चार दीवारी में समेट कर रखा जाता है, उनको बाहर की दुनियादारी, बाहर की दुनिया सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाई जाती है। तो ये बात हो गई अपनी सिर्फ श्रम का लैंगिक विभाजन कि पुरुषों को बाहर के काम सौंपे गए हैं और महिलाओं को घर की चार दीवारी के काम सौंपे गए हैं। अब चलते हैं अपन आगे। नारीवादी क्या होता है? नारीवादी या नारीवाद, नारी और नर, नारी यानी कि महिला, नर यानी कि पुरुष। नारी और नर, महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना क्या कहलाता है? नारी सशक्तिकरण की मांग करना क्या कहलाता है? नारीवाद या नारीवादी कहलाता है। क्या बात कही गई है कि नारी और नर यानी कि महिला और पुरुष, मेल और फीमेल के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना या नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण की मांग करना, यानी कि दोनों को समान स्तर का दर्जा दिया जाए, दोनों को समान स्तर के अधिकार दिए जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नारीवाद, नारीवादी या नारीवाद कहा जाएगा। अब हम जाने नारीवादी आंदोलन क्या होता है। नारीवादी आंदोलन क्या होता है? तो महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा, रोजगार, किसके लिए? महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नारीवादी आंदोलन से क्या मतलब है? सबसे पहले अपन ने जाना नारीवाद या नारीवादी को, तो नारी और नर, महिला और पुरुष यानी कि मेल और फीमेल के लिए एक समान अधिकारों की मांग करना, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की मांग करना क्या कहलाता है? नारीवाद या नारीवादी कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ नारीवादी आंदोलन क्या कहलाता है कि महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग, महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाए जाएं, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और उनके व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ये बात हो गई नारीवाद और नारीवाद आंदोलन की। अब देखें नारीवादी आंदोलन की क्या विशेषताएं होती हैं, इनको भी जान लेते हैं। जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था, नारीवादी आंदोलन में क्या होता है? महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, पुरुषों के समान रोजगार की व्यवस्था हो। तो नारीवादी आंदोलन की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है। नारीवादी आंदोलन की पहली विशेषता क्या है कि यह आंदोलन महिलाओं के राजनीतिक अधिकार, सत्ता पर उनकी पकड़ की वकालत करता है और इसमें महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध भी सम्मिलित है, यानी कि सिर्फ पुरुषों के लिए ही सार्वजनिक जीवन उपलब्ध ना हो, सारे सार्वजनिक अधिकारों पर पुरुषों का ही अधिकार या उनका ही वर्चस्व ना हो, बल्कि महिलाओं को भी घर की चार दीवारी से बाहर निकाला जाए, उनके लिए शिक्षा के, राजनीति के, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। और यह पितृसत्तात्मक परिवार को, नारीवादी आंदोलन जो है पितृसत्तात्मक परिवार को मातृसत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर है। भारत में अधिकतर पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। पितृसत्तात्मक यानी कि घर के पुरुषों की ही सत्ता रहेगी, परिवार पर किसका शासन रहेगा? घर के पुरुषों का। लेकिन नारीवादी आंदोलन किसकी बात करता है? नारीवादी आंदोलन बात करता है मातृ शक्ति की, मातृ सत्ता की, यानी कि मातृ सत्तात्मक समाज की स्थापना की बात करता है, यानी कि महिलाओं की सत्ता भी पुरुषों की सत्ता के बराबर स्थापित करी जाए। तो ये हो गई अपनी नारीवादी आंदोलन की विशेषताएं। अब देखें अगली विशेषता है कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय, सेवा आदि का समर्थक है। नारीवादी आंदोलन क्या बात कही गई है कि महिलाओं की शिक्षा तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय, सेवा आदि का समर्थक है नारीवादी आंदोलन।
और यह महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। कौन? नारीवादी आंदोलन। ये हो गई कुछ नारीवादी आंदोलन की विशेषताएं। अब देखें, पितृ प्रधान समाज किसे कहा जाता है? लैंगिक मसले और राजनीति के अंतर्गत अब हम जानने वाले हैं कि पितृ प्रधान समाज क्या कहलाता है। ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता होता है, और उन्हें औरतों की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं, उसे कहा जाता है पितृ प्रधान समाज या पितृसत्तात्मक समाज। अब देखें, महिलाओं के दमन की बात करें किस तरीके से हमें महिलाओं का दमन नजर आता है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कमतर नजर आती है। पहला पॉइंट देखें, महिला साक्षरता की दर की हम बात करें। महिला साक्षरता दर की बात करें, महिलाओं के दमन में साक्षरता दर की बात करें तो महिलाओं में साक्षरता की दर 54% है। वर्तमान जनगणना आंकड़ों के अनुसार अपन बात करें तो महिलाओं का दमन हमें सबसे पहले साक्षरता की दर के रूप में दिखाई देता है। महिलाओं में साक्षरता की दर कितनी है? 54% है। जबकि पुरुषों में कितनी है? पुरुषों में वही 76% दिखाई देती है। ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद, ज्यादा वेतन और ज्यादा स्थिति के पद यानी कि ऊंची स्थिति के पद, हाई पोस्ट, इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत आगे हैं। यानी कि महिला भी उसी पोस्ट पर बैठी है, पुरुष भी उसी पोस्ट पर बैठा है, लेकिन महिलाओं को जो है पुरुषों से कम वेतन मिल रहा है, पुरुषों को ज्यादा वेतन मिल रहा है। ऊंची स्थिति के पद यानी कि जो अच्छी पोस्ट है, हाई पोस्ट है, वो पुरुषों के हाथ में है। तो इस तरीके से हमें महिलाओं का दमन साक्षरता की दर और रोजगार के क्षेत्र में दिखाई देता है। उसके बाद देखें, असमान लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो की अब हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जेंडर रेशियो जो कि इक्वल नहीं है। असमान लिंग अनुपात की बात करें तो अभी भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी दिखाई देती है? 919 दिखाई देती है। ये जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी दिखाई देती है? 919 दिखाई देती है, जो कि महिलाओं के दमन की बात करता है। 2 पॉइंट के माध्यम से, 3 पॉइंट के माध्यम से, पहला था अपना साक्षरता की दर, दूसरा था रोजगार का क्षेत्र। ये अपना कौन सा था? रोजगार का क्षेत्र। रोजगार का क्षेत्र, इन 3 क्षेत्रों में हमें महिलाओं का दमन दिखाई देता है, यानी कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों से नीचे दिखाई देती है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कमतर दिखाई देती है। अब देखें, घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न, महिलाओं के दमन में अगली बात कही जा रही है। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न की बात कही जा रही है। घरेलू प्रताड़ना तो दी जा रही है, घरेलू हिंसा भी हो रही है, साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी वो उत्पीड़न के दर्द को झेल रही हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने के अवसर ही नहीं दिए जा रहे। समाज महिलाओं को दबाना चाह रहा है, समाज महिलाओं को घर की 4 दीवारी के अंदर काम करने को मजबूर कर रहा है। उसके बाद देखें, जनप्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी अथवा प्रतिनिधित्व। जनप्रतिनिधि संस्था, भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, लोकल सेल्फ गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन में जब विकेंद्रीकरण किया गया था, यानी कि पंचायत और नगर पालिकाओं में, ये सब क्या है? जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं। तो जनप्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी या कम प्रतिनिधित्व का होना। और देखें, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है, यानी कि महिलाएं जो है आर्थिक रूप से सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत कम है। आर्थिक रूप से हर महिला सक्षम नहीं है कि हर महिला के पास स्वयं का रोजगार हो, स्वयं का पैसा हो, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा अवसर ही नहीं दिए जाते बाहर जाके काम करने के, रोजगार के अवसर समान रूप से प्राप्त करने के। तो ये सारी बातें किस बारे में हो गई अपनी? महिलाओं का दमन किन किन तरीकों से किया जाता है। अब देखें आगे, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अब अपन बात करें। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है।
बिल्कुल है। जनप्रतिनिधि संस्थाएं जो हैं, विधायिका जो है अपनी संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है। राज्य विधानमंडल में विधानसभा हो या विधान परिषद हो या स्थानीय स्वशासन की बात करें, पंचायत या नगर पालिकाओं की बात करें, तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात जो है वो बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है। भारत की संसद की बात हो रही है, लोकसभा की बात हो रही है, और लोकसभा में महिला सांसदों की बात हो रही है। और किस वर्ष में? 2019 में, यानी कि वर्तमान आधुनिक युग में। कब से? 1951 से लेके 1952 से लेके अभी तक मात्र कितने प्रतिशत दिखाई देती हैं लोकसभा में महिला सांसद? मात्र 14.36% ही दिखाई देती हैं। अभी हाल ही में डिमांड उठी है कि भाई ये बढ़ोतरी 33% तक कम से कम होनी ही चाहिए। उसके बाद देखें, राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। ये बात हुई किसकी? ये बात हुई लोकसभा में मात्र 14.36% और राज्य विधानसभाओं में तो उससे भी कई गुना कम, यानी कि सिर्फ 5% से भी कम राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है, यानी कि दुनिया के अन्य देशों में राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा दिखाई देता है भारत की तुलना में। तो ये बात हो गई अपनी महिलाओं का राजनीति में कितना प्रतिनिधित्व हमें भारत की राजनीति में दिखाई देता है। अब देखें, विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। विधायिका में जहां हम एक तरफ देखते हैं कि लोकसभा में, संसद के निम्न सदन में और संसद के सबसे लोकप्रिय सदन में लोकसभा में 14.36% और राज्यों की विधानसभाओं में, राज्य विधानमंडल में 5% से भी कम दिखाई देता है महिलाओं का प्रतिनिधित्व। तो विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में अब अपन जान लेते हैं। विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से पंचायतों की तरह बाध्यकारी होना चाहिए। क्या बात कही गई है कि विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कानूनी रूप से पंचायतों की तरह बाध्यकारी होना चाहिए। जिस तरीके से पंचायतों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महिला आरक्षण बाध्यकारी कर दिया गया है, ठीक उसी तरीके से विधायिका में भी महिलाओं के आरक्षण को बाध्यकारी कर दिया जाए तो महिलाओं की जो संख्या है विधायिका में बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद देखें, पंचायत में 1/3 सीटें, यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां महिलाओं के लिए 50% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करी गई हैं? वो है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में जो है पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना दिखाई देता है? 50%। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में जो है 1/3 यानी कि 33% दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से बात की गई है कि विधायिका में भी पंचायतों की तरह जो है महिलाओं के आरक्षण को बाध्यकारी बना दिया जाए तो विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार लाया जा सकता है। अब देखें, भारत सरकार के द्वारा नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? भारत सरकार के द्वारा नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। तो दहेज को अवैध घोषित करना, दहेज को जो है अवैध घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर का हक दिया जाए। परिवार की जो भी संपत्ति है बराबर पुरुष और स्त्री दोनों में बांटी जाए। और कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित किया जाए ताकि महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो और जो लिंग अनुपात है, जेंडर रेशियो है भारत का, वो सुधार पे आ पाए। समान कार्य के लिए समान वेतन,
समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निर्धारित है, तो वो चीज जो है समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, यानी कि जितना काम महिलाएं कर रही हैं उतना काम पुरुष कर रहे हैं, पुरुषों के बराबर महिलाएं भी काम कर रही हैं, लेकिन महिला और पुरुष के वेतन में अंतर देखने को मिलता है। तो अगर महिला भी उतना काम कर रही है, उसी पोस्ट पर बैठी है, तो जितना वेतन उसको मिलना चाहिए उतना वेतन उसे दिया जाए। उसके बाद देखें, नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना, इसके द्वारा भी नारियों को शिक्षित करके भी नारी असमानता को दूर किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से नारी असमानता को दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। तो दहेज को अवैध घोषित करने, यानी कि दहेज ना मांगा जाए, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री और पुरुष को बराबर का हक मिले, कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित किया जाए, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया जाए और नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये बात हुई किसकी? भारत सरकार के द्वारा नारी असमानता को दूर करने के लिए उठाए गए कदम। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें भाई, यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया। यह कार्टून आपको क्या बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक संसद में महिलाओं को पास क्यों नहीं हो पाया, मतलब महिला आरक्षण विधेयक संसद में पास क्यों नहीं हो पाया और महिलाओं के लिए संसद में क्यों सिर्फ मात्र 2019 तक कितने स्थान थे? 2019 तक मात्र 14.36% स्थान ही क्यों आरक्षित हैं। जब से संसद बनी, जब से भारत का संविधान बना 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक 2019 वर्तमान युग की ही बात हो रही है, 14.36% ही स्थान सिर्फ क्यों महिलाओं के लिए ही है, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ इतने प्रतिशत ही क्यों दिखाई देता है। राज्य विधानमंडल की बात करें तो राज्य विधानमंडल में यह प्रतिशत कितना दिखाई देता है? 5% से भी कम दिखाई देता है, 5% से भी कम दिखाई देता है। ठीक है, अब ये कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है संसद में पास क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि जहां भी देखें आप, जहां भी देखें इस कार्टून में हर एक गेट पर सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व दिखाई देता है। पुरुषों को ही संसद में या राजनीति में भाग लेने का अधिकार हर तरफ दिखाई देता है। और भाई यहां से बात कही जा रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कही जा रही हैं कि चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, बस सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन भाई होता कुछ नहीं है। भारत की संसद के द्वार जो हैं सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही ज्यादातर खुले हुए हमें दिखाई देते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ठीक है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति ये किस तरीके का मसला है, किस तरीके से इसके द्वारा हमें जो है समस्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला था लैंगिक मसला, दूसरा है धार्मिक मसला। अब देखें, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा महात्मा गांधी ने क्यों कहा? धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन ऐसा क्यों कहा था महात्मा गांधी ने, इसको भी जान लेते हैं। तो गांधी जी के अनुसार धर्म हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था। गांधी जी के अनुसार धर्म की परिभाषा सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं थी। गांधी जी के अनुसार धर्म जो है हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म जैसे किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं था, लेकिन नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं, नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को सूचित करते हैं, उससे इनका मतलब था। यानी कि ना हिंदू धर्म, ना जैन धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ऐसा किसी भी एक धर्म को लेके इनका आशय नहीं था महात्मा गांधी का। उनका मतलब था धर्म को लेके जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य जो सभी धर्मों को बराबर समझते हैं, सभी धर्मों के इथिक्स जो हैं ओवरऑल एक से ही होते हैं, सभी धर्म समानता की ही बात करता है। तो गांधी जी के अनुसार धर्म का मतलब क्या था? नैतिक मूल्य जो सभी धर्म को सूचित करते हैं। राजनीति को धर्म से लिए गए नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अब भाई धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म और राजनीति में किस तरीके का संबंध गांधी जी बताते हैं? वो बताते हैं कि राजनीति को
राजनीति को धर्म से लिए गए नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यानी कि हर एक रिलीजन के जो भी इथिकल वैल्यूज हैं, जो भी इथिक्स हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, उन मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए और उन मूल्यों के अनुसार, उन वैल्यूज के अनुसार जो है राजनीति को, पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए। ये बात हो गई क्लियर। अब देखें पारिवारिक कानून के बारे में जाने। क्या है पारिवारिक कानून? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों से संबंधित कानूनों को क्या कहा जाता है? पारिवारिक कानून कहा जाता है। विवाह संबंधित मसले हो, तलाक से संबंधित मसले हो, गोद लेने से संबंधित मुद्दे हो या उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दे हो, ये सभी मुद्दे जो हैं, ये सभी मसले जो हैं पारिवारिक मसलों से संबंधित होते हैं और इनसे संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं उनको पारिवारिक कानून कहा जाता है। अब जाने हम सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता क्या होती है? जब किसी भी धर्म के मानने वाले लोग, किसी भी धर्म को, भारत विविधताओं से भरा देश है, कई सारे धर्म को मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं, तो जब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, जब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को, जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, तो खुद के धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? सांप्रदायिकता कहा जाता है। यानी कि सांप्रदायिकता एक तरीके की नेगेटिव भावना है, नकारात्मक भावना है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति विशेष सिर्फ खुद के धर्म को प्रधानता देने की बात कर रहा है, सिर्फ खुद के धर्म को श्रेष्ठ बता रहा है और अन्य धर्मों की जो है अवहेलना कर रहा है। तो जब किसी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है। तो अपन समझ गए कि सांप्रदायिकता क्या होती है और पारिवारिक कानून किस तरीके के होते हैं। अब देखें सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप क्या होते हैं। भाई धर्म को अब राजनीति से जोड़ा जा रहा है, सांप्रदायिकता को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप क्या होते हैं इस बारे में जान लेते हैं। कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग होते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों में सांप्रदायिकता की भावना होती है वो अपने धर्म को लेके बहुत ही सजग रहते हैं और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कि वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं। जिस भी पंथ को, जिस भी संप्रदाय को, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, वो उस धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं और अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। तो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग रहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति, क्या बात कही गई है? सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप। गांधी जी ने तो कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, राजनीति को धर्म से अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसलिए कहा था कि जो भी धर्म के नैतिक मूल्य हैं, एथिकल वैल्यूज हैं, उनको राजनीति में शामिल किया जाए। अब भाई यहाँ पे पारी उल्टी ही चल रही है। कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग राजनीति में उतर रहे हैं और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जबकि संविधान बात करता है धर्मनिरपेक्षता की, यानी कि संविधान की दृष्टि में सारे धर्म एक से हैं। सर्वधर्म समभाव की भावना को फॉलो करता है भारत का संविधान। दूसरी बात करें, धार्मिक आधारों पर मतों का ध्रुवीकरण करना। धार्मिक आधारों पर मतों का ध्रुवीकरण, राजनीति की बात हो रही है, सांप्रदायिक राजनीति की। अब धर्म के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण, यानी कि धर्म के आधार पर वोटों को अपनी तरफ खींचना। जिस भी धर्म का जो उम्मीदवार है उस धर्म के व्यक्तियों के वोटों को अपनी तरफ खींचना, ये क्या है? धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना। भाई पहले प्रत्याशी घोषित होने की बात हो रही है, यानी कि जिस धर्म के व्यक्ति का वर्चस्व ज्यादा होगा, जो ज्यादा प्रभावशाली होगा, तो उस धर्म के व्यक्ति को वोट ज्यादा मिलेगी, या फिर जिस धर्म के लोगों की, जिस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उस समुदाय के लोगों को एज अ प्रतिनिधि, यानी कि एज अ उम्मीदवार चुनाव में उतार दिया जाएगा। यानी कि क्या बात कही गई कि धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना।
धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना, यानी कि जिस धार्मिक समुदाय की जनसंख्या ज्यादा होगी उसका प्रतिनिधि खड़ा कर दिया, उसका उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब ये माना जाएगा कि भाई उस धार्मिक समुदाय के लोग उस व्यक्ति को वोट तो देंगे ही। फिर देखें सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा। सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा होता है, भाई राजनीति में बिल्कुल होता है। उसके बाद देखें सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता। सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता दिखाई दे रही है। क्या बात हो रही है? सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता दिखाई दे रही है, यानी कि संप्रदाय विशेष के आधार पर राजनीति का वर्चस्व बढ़ रहा है, यानी कि संप्रदाय के अंदर अब राजनीति हो रही है। सांप्रदायिक आधार पर लोग अपने संप्रदाय के लोगों को वोट दे रहे हैं, नेता भी अपने संप्रदाय के लोगों से वोट खींचने में जो है आगे आ रहे हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बट जाना। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग खेमों में बट जाना। इसमें अपन को क्या समझ में आता है कि जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति हैं उनका अलग अलग राजनीतिक दल हमें दिखाई देता है। जैसे आयरलैंड में नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट। नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट में संप्रदाय के आधार पर आयरलैंड में राजनीतिक विभाजन हमें देखने को मिलता है, राजनीतिक दलों का अलग अलग बट जाना दिखता है। ये सारी बातें क्या हो गई? सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों की बात हो गई। अब देखें सांप्रदायिकता को दूर करने की विधियों की अब हम बात करें। सांप्रदायिकता को दूर करने की विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है शिक्षा के द्वारा। पहली विधि कौन सी है? शिक्षा के द्वारा। सांप्रदायिकता को कैसे दूर किया जा सकता है? सांप्रदायिकता को शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छा है, सभी धर्मों की अच्छा बताया जाएगा, सभी धर्म अच्छे हैं ये बताया जाए, और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। शिक्षा के द्वारा सांप्रदायिकता को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये बातें बताई जाए कि हर धर्म अच्छा है, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और विद्यार्थियों को सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। सहिष्णुता यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना, दूसरे धर्मों के प्रति भी आदर भावना, सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना, ये अपन शिक्षा के द्वारा हर एक विद्यार्थी को सिखा सकते हैं। प्रचार के द्वारा सांप्रदायिकता कैसे दूर हो सकती है? प्रचार के द्वारा कैसे? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए। इन सब का उपयोग सभी करते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो पढ़ते हैं, टेलीविजन अपन देखते हैं, और संचार के साधनों के द्वारा यानी कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के द्वारा जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सकती है कि सभी धर्म समान रूप से सभी धर्म समान है, सभी के लिए सभी धर्म समान है, किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव हमें नहीं रखना चाहिए। तो शिक्षा के द्वारा और प्रचार के द्वारा जो है सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है। अब देखें धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता के बारे में भी जान लेते हैं अपन। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, राज्य यानी कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है। जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, तथा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी होती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, संविधान सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है और सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है, तथा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होती है। जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहे, जिस धर्म को फॉलो करना चाहे, जिस धर्मों के नियमों के अनुसार खुद का जीवन चलाना चाहे, वैसे चला सकता है। तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। अब चलते हैं आगे। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है इस बारे में जान लेते हैं। तो भारत का संविधान किसी धर्म
को विशेष दर्जा नहीं देता है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है भाई? धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है, राज्य का, सरकार का, संविधान का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों को समानता दी गई है। अब धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है कि भारत का संविधान, पहली बात कही गई है कि भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। किसी भी धर्म का पालन किया जा सकता है और प्रचार करने की आज़ादी दी जा सकती है। और धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। अगर धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है तो उसको अवैधानिक घोषित किया जाता है कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा। उसके बाद देखें, शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है। अगर धर्म से संबंधित कोई भी मामले हमें सामने से देखने को मिलते हैं तो शासन उन धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। क्या बात कही गई है? संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान के द्वारा किसी भी जाति को लेके किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें क्या हो गई अपनी धर्मनिरपेक्ष शासन की। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है कि भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को विशेष दर्जा नहीं देता है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार है और संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का जो है निषेध किया गया है। तो ये बातें हो गई सारी धर्मनिरपेक्ष शासन की, यानी कि सरकार के द्वारा सभी धर्मों को समान रूप से समानता दी गई है। अब देखें, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान क्या हैं? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले प्रमुख प्रावधान क्या हैं, प्रमुख प्रोविजंस क्या हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहली बात है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, एक प्रावधान ये हो गया। दूसरा हो गया, भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है और प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। धार्मिक प्रावधान क्या दिए? धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं? फिर भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। क्या बात कही गई है? भारतीय संविधान धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है, यानी कि धर्म के आधार पर अगर किसी के भी साथ किसी भी तरीके का भेदभाव किया जाता है तो वो असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। यानी कि अगर ऐसा मामला देखा गया कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो वो अवैधानिक होगा, असंवैधानिक होगा, साथ ही साथ उस व्यक्ति को दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई किसकी कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले प्रावधान या प्रोविजंस क्या क्या हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष शासन के अंतर्गत कौन कौन से नियम बताए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा। जाति और राजनीति की बात करें अब हम। जातिवाद क्या होता है? जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। जातिवाद किसे कहते हैं? जाति के आधार पर लोगों से भेदभाव जातिवाद कहलाता है। और वर्ण व्यवस्था क्या कहलाती है? विभिन्न जाति समूहों का समाज में पदानुक्रम क्या कहलाता है? वर्ण व्यवस्था कहलाता है। विभिन्न जाति समूहों में समाज में पदानुक्रम वर्ण व्यवस्था कहलाता है। भारत में वर्ण व्यवस्था को कुछ इस तरीके से बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र। इस तरीके से भारत में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वर्ण व्यवस्था क्या कहती है? विभिन्न जातीय समूहों का समाज में पदानुक्रम। ब्राह्मण को सबसे ऊपर का स्थान दिया है, क्षत्रिय को दूसरे नंबर का, वैश्य यानी कि व्यापारी को तीसरा और शूद्र को जो है चौथा स्थान दिया है। विभिन्न जाति समूहों का समाज में पदानुक्रम जो कि इस तरीके से है वो क्या कहलाता है? वर्ण व्यवस्था कहलाता है। वहीं जातिवाद क्या कहलाता है? जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना जातिवाद कहलाता है। 2 बातें सीख ली अपन ने, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था, क्योंकि अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जाति और राजनीति के बारे में। अब चलते हैं अपन आगे। जाति और राजनीति में अगली बात अपन सीखने वाले हैं आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण हुए परिवर्तन। आधुनिक भारत में किसके कारण? जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण क्या परिवर्तन हुए? जातिवाद जाना अपन ने पिछली स्लाइड में और वर्ण व्यवस्था जानी। अब आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इस बारे में भी जान लेते हैं। पहला देखें, आर्थिक विकास देखने को मिलता है। बड़े पैमाने पर शहरीकरण देखने को मिलता है। आधुनिक भारत की बात हो रही है जहां पे जाति और वर्ण व्यवस्था को उतना महत्व अब नहीं दिया जाता, तो आर्थिक विकास हमें देखने को मिलता है। यानी कि अब अपन सकारात्मक पहलुओं की बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास देखने को मिला है। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, शहरीकरण यानी कि लोगों का गांव से शहरों की तरफ आना क्या कहलाता है? शहरीकरण। शहरों में जनसंख्या का बढ़ना, नए नए उद्योग धंधों का स्थापित होना क्या कहलाता है? शहरीकरण। तो बड़े पैमाने पर शहरीकरण देखने को मिलता है। शिक्षा और साक्षरता का विकास, साक्षरता का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। महिला हो या पुरुष हो, सभी व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर देखने को मिलते हैं। अपन को सभी में अपन साक्षरता की दर में वृद्धि भी देखते हैं। व्यवसायिक गतिशीलता हमें देखने को मिलती है आधुनिक भारत में, और गांव में जमींदारों की स्थिति का कमजोर होना भी हमें दिखता है। यानी कि पहले जमींदार या साहूकार या महाजन व्यक्ति जो कि अपना वर्चस्व रखते थे, सारे अधिकार उनके हाथों में थे, बहुत पैसा भी इनके हाथ में था, लेकिन आधुनिक भारत में हर व्यक्ति हर काम कर सकता है, सभी को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। तो जहां जमींदार गांव के अन्य लोगों की, गरीब वर्ग की, लघु कृषकों की, मजदूरों का शोषण करते थे, अब उन्हीं की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारत में हमें कमजोर देखने को मिलती है। तो आधुनिक भारत में जाति और वर्ण व्यवस्था के कारण क्या परिवर्तन हुए वो सब अपन को देखने को मिलते हैं। अब देखें, जाति में राजनीति की अब अपन बात करें, जाति में राजनीति की बात करें तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना। राजनीति में जाति, राजनीति के अंदर जाति की बात कर रहे हैं, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना। जब भी चुनाव आयोजित करे जाएंगे तो एक चुनाव क्षेत्र जो होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र जो होगा, उसमें मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखना। कितने मतदाता किस जाति के हैं, ठीक है। अब कितने मतदाता किस जाति के हैं, इसका क्या मतलब है? यानी कि एक पर्टिकुलर जाति का जब व्यक्ति एज अ उम्मीदवार खड़ा होगा, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो उस जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी, उस जाति के मतदाताओं की संख्या कितनी है, वही संख्या जो है क्या निर्धारित करेगी कि ये उम्मीदवार जीतेगा या नहीं जीतेगा। यानी कि जिस उम्मीदवार की जाति की संख्या, जिस उम्मीदवार की जाति के व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगी उसको ज्यादा वोट मिलेंगे, जाति आधारित वोट मिलेंगे। दूसरी बात करें, एक बात हो गई, दूसरी बात है समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। भाई जनता का समर्थन मिले और जिस जाति का व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा है उस जाति के व्यक्तियों का, उस जाति के मतदाताओं का समर्थन मिले, तो समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। उसके बाद देखें, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है।
देश का कोई भी संसदीय चुनाव क्षेत्र आप देख लें, उस क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत हमें पर दिखाई नहीं देता है कि उस क्षेत्र विशेष में, उस संसदीय चुनाव क्षेत्र में सिर्फ उसी जाति के व्यक्तियों का वर्चस्व हमें दिखाई देता हो या उसी जाति के लोगों का बहुमत दिखाई देता हो। कोई भी पार्टी, अगला पॉइंट है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि एक जाति या एक समुदाय के सभी व्यक्तियों का वोट हासिल कर पाए। यानी कि राजनीति में जाति कारगर तो है लेकिन उतनी कारगर नहीं है। भले ही इस तरीके के कितने ही प्रयास किए जाएं, लेकिन हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत हमें देखने को मिले, और ना ही कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल कर सकती है। क्लियर हो गई ये बातें? राजनीति में जाति की बातें अपनी क्लियर हो गई। अब देखें आगे, राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को कैसे प्रभावित करती है। राजनीति जाति व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है और जाति की पहचान को किस प्रकार प्रभावित करती है, इस बारे में अब अपन जानते हैं। तो प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनने का प्रयास करता है, जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था। क्या बात कही गई है? जानना क्या है अपन को कि राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को कैसे प्रभावित करती है। तो हर एक जाति समूह, प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को अपने भीतर समाहित करके बड़ा बनाने का प्रयास करता है। यानी कि हमारी जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा हो तो हमारी जाति बड़ी बन जाएगी, जिन्हें पहले इससे बाहर रखा गया था। अब देखें, अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने के लिए जाति समूह की आवश्यकता होती है। अगर गठबंधन में प्रवेश करना हो अन्य जातियों के साथ तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक बहुत बड़े जाति समूह की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखें, राजनीतिक क्षेत्र में नए तरह के जातियों के समूह जैसे पिछड़े और अगड़े जाति समूह आ गए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अब हमें नए जाति समूहों को देखने को मिलता है, जिसमें कि कई पिछड़ी जाति समूह के लोग भी आ गए हैं। तो इस तरीके से राजनीति जाति व्यवस्था और जाति की पहचान को प्रभावित करती है, ताकि जाति समूह को बड़ा बनाया जा सके और वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। अगर जाति समूह बड़ा होगा और उस समूह का एक प्रतिनिधि खड़ा होगा तो वोट बैंक किसकी ज्यादा होगी? उस जाति समूह के व्यक्तियों की वोट बैंक जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। अब देखें आगे, जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं। इसका कारण बताना है। जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे जो है तय नहीं किए जा सकते, इसका क्या कारण है? मतदाताओं में जागरूकता, बिल्कुल मतदाताओं में जागरूकता। कई बार मतदाता जाति भावना से ऊपर उठकर मतदान करते हैं। इस वजह से जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक मतदाता अपनी जाति के व्यक्ति को ही वोट दे। जातिगत भावना या जाति भावना से ऊपर उठकर भी व्यक्ति वोट देते हैं। मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी जाती है। मतदाता उस नेता को, उस प्रतिनिधि को वोट देते हैं जहां उन्हें अपने स्वयं के आर्थिक हित नजर आते हैं, उन्हीं राजनीतिक दलों को वो प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद देखें, किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत ना होना। किसी भी एक संसदीय क्षेत्र में हमें किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नजर नहीं आता है। उसके बाद देखें, मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना। मतदाता सिर्फ जाति के आधार पर मतदान नहीं करते,
अपने आर्थिक हितों के आधार पर मतदान करते हैं, अपनी जरूरतों के आधार पर मतदान करते हैं, व्यक्ति की काबिलियत देख के, उसकी शिक्षा देख के मतदान करते हैं और उसके व्यवहार, उसकी नैतिकता को देख के भी मतदान करते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर मतदान करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जाति को देख के मतदान नहीं करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे जो हैं तय नहीं किए जा सकते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते, इसके कारणों के बारे में बताइए, तो आपको बता देना है कुछ ये 4 कारण। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब चलते हैं आगे। जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में नकारात्मक परिणामों की बात करेंगे। जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में क्या नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, उसकी बात करेंगे अपन। तो यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्व के मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य महत्व के मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। कौन? जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में क्या नकारात्मक परिणाम आएंगे? अगर जाति पर विशेष ध्यान दिया जाए तो जाति पर अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो सरकार जो है गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से अपना ध्यान हटा लेगी, सिर्फ जाति की तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद देखें, जातीय विभाजन से तनाव, संघर्ष और यहां तक कि हिंसा भी होती है। तो इसीलिए जाति पर विशेष ध्यान देने से राजनीति में जो है कुछ इस तरीके के नकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। अगर सरकार सिर्फ एक विशेष जाति पर ध्यान देगी तो क्या होगा भाई, अन्य जातियां जो हैं वो तनावग्रस्त हो जाएंगी, वो अपने लिए संघर्ष करेंगी और भाई हिंसा की स्थिति भी पैदा हो जाएगी कि भाई सिर्फ उसी एक जाति को ही क्यों महत्व दिया जा रहा है। इसलिए अगर जाति विशेष पर ध्यान दिया जाएगा, जाति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो राजनीति में कुछ इस तरीके के अपन को नकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। जातिगत असमानता की अब अपन बात करें। जातिगत असमानता क्या होती है? जाति के आधार पर आर्थिक विषमता अभी भी देखने को मिलती है। जाति के आधार पर हमें आर्थिक विषमता जो है अभी भी देखने को मिलती है। ऊंची जाति के लोग सामान्यतया संपन्न होते हैं, ठीक है, और पिछड़ी जाति के लोग बीच में आते हैं और दलित तथा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। जातिगत असमानता की बात हो रही है जिसमें अपन देख रहे हैं कि जाति के आधार पर आर्थिक विषमता हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जो सबसे ऊंची जाति के लोग रहते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, बीच में आते हैं और दलित तथा आदिवासी सबसे नीचे आते हैं। सबसे निम्न जातियों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या जो है हमें बहुत अधिक नजर आती है। इस तरीके से हमें जातिगत असमानता देखने को मिलती है। यानी कि जैसे जैसे जातियों का स्तर नीचे जाता है उसी तरीके से आर्थिक स्तर भी नीचे होता हुआ हमें नजर आता है। इसी को कहा जाता है जातिगत असमानता। अब देखें हम अनुसूचित जातियां क्या होती हैं। अनुसूचित जातियां क्या होती हैं? वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं। किसमें? हिंदू सामाजिक व्यवस्था में। अनुसूचित जातियों की बात हो रही है कि वे जातियां जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं तथा जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है, यानी कि जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है, अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। और उनका प्रतिशत कितना है? 16.2% है। अब बात आती है अनुसूचित जनजातियों की। अनुसूचित जनजातियां किसे कहते हैं? तो ऐसा समुदाय जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से मेल जोल नहीं है क्योंकि वो पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रह रहे हैं। साथ ही उनका विकास भी नहीं हुआ है। और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना देखने को मिलता है? 8.2% देखने को मिलता है और अनुसूचित जातियों का 16.2% देखने को मिलता है। इस तरीके से अपनी बात हो गई अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। हाँ,
भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। अब हम जानेंगे भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। क्या बात कही गई है? आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। वर्तमान युग की बात हो रही है। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीलों में ही विवाह करते हैं, यानी कि जाति के अंदर ही विवाह होते हैं, जाति के बाहर विवाह नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई भी हैं। भारत में किस तरह का जातिगत असमानता, किस तरह की जातिगत असमानता देखने को मिलती है, तो आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है। आज भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीलों में विवाह करते हैं और कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई भी हैं और कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है। चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखना। कुछ जातियों का अभी भी शोषण हो रहा है और सबसे बड़ी बात, भाई राजनीति में जाति की बात कर रहे हैं ना अपन, तो चुनाव अथवा मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है कि उस विशेष जाति के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिला कि नहीं, या उस जाति को प्रतिनिधित्व मिला कि नहीं संसद में। तो ये सारी बातें क्या है, भारत में जातिगत असमानता किस तरीके से हमें दिखाई देती है, ये इसके कुछ रीजन हो गए, यानी कि किस तरीके से असमानता दिखाई देती है। सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में किस तरह वर्तमान में जातिगत असमानता दिखाई देती है, समझाइए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपको बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिख देने हैं। तो अपनी आज की बात हो गई जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, कि भारत की राजनीति में जाति, धर्म और लैंगिक मसले किस तरीके से विद्यमान है, इसको अपन ने जाना। और आज का ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, चाहे क्लास 9th का हो, 10th का हो, SST का हो, या फिर क्लास 7 से लेके क्लास 12th तक के जितने भी आपके सब्जेक्ट हो, सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, सारा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं विद सॉल्यूशंस एंड प्रैक्टिस, तो आपको क्या करना होगा, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन से जुड़ा रहना होगा। अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। और ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो यहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और सारी अपडेट्स को जान सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।